नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवी और मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन का टाइटल है टीचिंग इन द टॉलस्टॉय फार्म, जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। टीचिंग इन द टॉलस्टॉय फार्म। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना या फिर अध्यापन करना। टॉलस्टॉय असल में एक रशियन राइटर थे जिनके नाम पर आश्रम का नाम रखा गया और इस लेसन में टॉलस्टॉय आश्रम के बारे में बात हो रही है। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, टॉलस्टॉय फार्म में अध्यापन करना या फिर टॉलस्टॉय फार्म में पढ़ाना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। हर वर्ष हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1947 में हुई। हर वर्ष हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको गांधी जी का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने गांधी जी का एक यंग फोटोग्राफ इस्तेमाल किया है और ये यंग फोटोग्राफ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इस लेसन में गांधी जी उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जब वे जवान थे। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1940 में वह वापस भारत लौटे थे। गांधी जी एक बहुत ही प्रमुख फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भारत देश को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये लेसन भी इसी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा से लिया गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरा लेसन बहुत ही सरल और आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस लेसन की शुरुआत से पहले इस लेसन में आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। प्रोविजन का मतलब होता है प्रबंध करना, इम्पार्टेड का मतलब होता है प्रदान करना और आइडियल का मतलब होता है आदर्श। अब हम चलते हैं इस लेसन पर। जैसे जैसे आश्रम बढ़ रहा था वैसे ही बालक और बालिकाओं का कोई ना कोई इंतजाम करना जरूरी हो गया था। मुझे वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं था। मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि मुझे अपने अनुभव और प्रयोगों से एक सच्ची प्रणाली का उपयोग में लाना होगा। मैं बस इतना ही जानता था कि आदर्श परिस्थिति में ही माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं और इसमें यह भी जरूरी है कि बाहर से कम मदद ली जाए। टॉलस्टॉय आश्रम किसी परिवार की तरह था जहां पर सभी लोग मुझे पिता की तरह देखते थे और इसीलिए मेरे कंधों पर बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, पैटर फैमिलाइज का मतलब होता है गृह स्वामी और अपब्रिंगिंग का मतलब होता है लालन पालन। हर अवधारणा में कोई ना कोई कमियां तो होती ही है। सभी युवा बच्चे उनके बचपन से मेरे साथ नहीं थे। उन सभी की परवरिश अलग अलग जगहों पर हुई थी और उन सभी के धर्म भी एक जैसे नहीं थे। भला मैं उन सभी के साथ न्याय कैसे कर सकता था? जैसा कि घटनाएं घटित हुई, मुझे पिता की तरह गृहस्वामी बनना ही पड़ा। गृहस्वामी वह व्यक्ति होता है जो पूरे घर का स्वामी होता है, हेड होता है। मैंने हमेशा सबसे पहले संस्कृति और व्यवहार को महत्व दिया। मुझे यह पूरा यकीन था कि सभी को सदाचार की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या उम्र है, उनकी परवरिश कहाँ हुई। मैंने यह तय किया कि मैं उनके साथ 24 घंटे का समय एक पिता के रूप में बिताऊंगा। मेरा यह मानना था कि उनकी शिक्षा की नींव चरित्र निर्माण से रखी जानी चाहिए। चरित्र निर्माण का मतलब होता है कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि अगर किसी बच्चे का कैरेक्टर अच्छा है तो अपने आप ही वह सभी चीजें अपने आप ही सीख लेता है।
क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो वे दूसरी चीजें अपने आप ही सीख लेंगे या वह लोग अपने दोस्तों की सहायता से सीख लेंगे। तो गांधी जी हमेशा से कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान दिया करते थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इस लेसन में हमें एक इडियम यानी कि मुहावरा पढ़ने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम इस मुहावरे को देख लेते हैं। लॉ एंड शेयर वर्क यानी कि किसी काम के कोई बड़े से हिस्से को लॉ एंड शेयर वर्क कहा जाता है। मेलिनगर्ड एक शब्द है जो इस लेसन में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है काम से बचने के लिए अगर कोई बीमारी का बहाना करता है तो उसे मेलिनगर्ड कहा जाएगा। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है सफाई का काम और ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। अब हम आते हैं इस लेसन पर। मैं अक्षर ज्ञान को भी उतना ही महत्व देता था। अक्षर ज्ञान का मतलब होता है लिटरेरी नॉलेज। जैसा कि हिंदी और अंग्रेजी में कई शब्द होते हैं तो उन्हें लिखना, उन शब्दों को समझना अक्षर ज्ञान में आता है। मैंने मिस्टर कैलेनबैक और प्रागजी देसाई की मदद से कुछ कक्षाएं शुरू की। मैंने शरीर निर्माण को भी कभी नहीं नकारा। उन्हें अपनी दिनचर्या में यह सब करने के लिए मिल ही जाता था, क्योंकि आश्रम में कोई भी नौकर नहीं था। सारे काम जैसे खाना बनाना, सफाई का काम करना सभी मिलजुल कर किया करते थे। वहां पर बहुत सारे फलों वाले पेड़ थे जिनकी देखरेख करनी पड़ती थी और गार्डन का काम भी बहुत था। मिस्टर कैलेनबैक को गार्डनिंग करना बहुत पसंद था। उन्होंने अपना यह अनुभव सरकार के गार्डनों से सीखा था। यह सभी के लिए जरूरी था कि जो लोग किचन में काम नहीं कर रहे, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े, उन्हें बागवानी के लिए कुछ समय निकालना अनिवार्य होगा। हालांकि इसका बड़ा जिम्मा बच्चों के पास ही था। इसमें गड्ढे खोदना, लकड़ियां इकट्ठा करना, उनका भार उठाना शामिल था। इससे उनकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती थी। उन्हें काम करने में भी बहुत मजा आता था, इसीलिए उन्हें किसी दूसरी एक्सरसाइज या खेल की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। बेशक उनमें से कभी कभी कुछ लोग और कभी कभी सभी लोग काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना करते थे। कभी कभार मैं उनके नखरे मान लिया करता था, लेकिन अधिकतर मैं उनके प्रति सख्त था। जब भी मैं सख्त रुख अपनाता तो मैं उन्हें अपने तर्कों से ये समझाने में कामयाब रहता था कि काम के साथ खिलवाड़ सही नहीं है। हालांकि उनकी रजामंदी कुछ ही देर की होती और फिर वह लोग खेलने के लिए भाग जाते। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने शरीर का निर्माण किया। आश्रम में कभी कभी कोई बीमार पड़ता था। यह कहा भी जाता है कि अच्छी हवा, अच्छा पानी और सही समय पर भोजन अगर हम ले तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। वोकेशनल का मतलब होता है पेशेवर और कारपेंटरी का मतलब होता है बढ़ई, यानी कि जो लकड़ियों का काम करता है उसे कारपेंटर कहा जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में मैं सभी युवाओं को कोई न कोई जरूरी हुनर सिखाना चाहता था और इस सिलसिले में मिस्टर कैलेनबैक एक आश्रम से होकर आए जहां पर उन्होंने जूते बनाने का तरीका सीखा और उनसे मैंने सीखा और लोगों को सिखाया। मिस्टर कैलेनबैक और एक साथी को थोड़ा बहुत कारपेंटरी का काम आता था और इस तरीके से हमने कारपेंटरी की कुछ कक्षाएं भी लगाई। खाना बनाना तो लगभग सभी को आता था। दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को कोई ना कोई ऐसा हुनर सिखाना चाहते थे जिससे वह अपनी आजीविका चला सकें। अक्सर हम लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कोई हुनर नहीं सीखते, लेकिन गांधी जी का यह विशेष ध्यान था कि वे सभी लोगों को कोई ऐसा हुनर सिखाए जिससे वे अपना आजीविका चला सकें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना। लिटरेरी ट्रेनिंग का मतलब होता है अक्षर ज्ञान की शिक्षा। वर्नेकुलर का मतलब होता है मातृभाषा और एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। यह सब उन सभी के लिए नया था। उन्होंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उन्हें किसी दिन यह सीखने को मिलेगा। हिंदुस्तानी बच्चे साउथ अफ्रीका में शिक्षा तो पाते हैं लेकिन वह केवल अक्षर ज्ञान की होती है। टॉल्स्टॉय आश्रम में हमने एक नियम बनाया कि हम यानी कि शिक्षक न करने वाला काम बच्चों से भी न करवाया जाए।
बच्चे जब भी काम करते थे उनके साथ हमेशा एक टीचर रहा करते थे जो उनका सहयोग करते थे, और यही एक कारण था कि बच्चे जो कुछ भी सीखा उन्होंने बहुत ही मजे के साथ सीखा। अक्षर ज्ञान की शिक्षा देना थोड़ा कठिन मालूम हुआ। ना तो मेरे पास पढ़ाने का सामान था और ना तो समय। मुझ में जितनी योग्यता थी मैं उतना ही पढ़ा सकता था। दिन भर जो शारीरिक काम मैं करता था उससे दिन के अंत तक बेहद थक जाता था, और यह वही समय होता था जब मुझे बच्चों की कक्षाएं लेनी होती थी। इस समय मुझे कुछ आराम की जरूरत होती थी, जबकि मुझे कक्षाओं में सतर्क होने की जरूरत होती थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को जगा कर रख पाता था, क्योंकि सुबह आश्रमों का काम तय था और इसीलिए स्कूली घंटे दोपहर के खाने के बाद तय किए गए थे, क्योंकि स्कूली शिक्षा के लिए यह सबसे सही समय था। हमने 3 पीरियड अक्षर ज्ञान के लिए दिए, जिसमें हिंदी, तमिल, गुजराती और उर्दू पढ़ाई जाती थी। हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी भी सभी को सिखाई जाती थी। गुजराती हिंदू बच्चों को संस्कृत के साथ परिचित करवाना भी जरूरी था। सभी बच्चों को प्राथमिक सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक भी पढ़ाया जाता था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। तमिल और उर्दू का जिम्मा मेरा था। जेल की यात्राओं से मैंने कुछ तमिल सीखी थी। मैं कभी भी तमिल की छोटी पुस्तिकाओं से आगे नहीं बढ़ पाया था। उर्दू लिपि का ज्ञान भी केवल उतना ही था जितना कि मैंने अपनी एक जहाज यात्रा के दौरान सीखा था। दोस्तों, पुराने समय में एरोप्लेन्स बहुत ही कम हुआ करते थे और अधिकतर जो सफर होता था वो समुद्री रास्ते के दौरान होता था। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जो उन्होंने समुद्री यात्राएं करी और उन्होंने वहां पर जो उर्दू लिपि सीखी वही उन्होंने बच्चों को सिखाई। पर्शियन और अरेबिक शब्दों का ज्ञान भी मुझे उतना ही था जितना कि अपने कुछ मुसलमान दोस्तों से सीखा था। संस्कृत मुझे सिर्फ उतनी ही आती थी जितनी मैंने अपने हाई स्कूल से सीखी थी। यहाँ तक कि गुजराती भी मुझे सिर्फ उतनी ही आती थी जितनी कि स्कूल में मैंने सीखी थी। बस इतनी ही पूंजी से मुझे अपना काम चलाना था, और इस तंगी से मेरे जो सहायक थे वे मुझसे भी कम जानते थे। मेरा हमेशा देश की भाषाओं से लगाव रहा, और इसीलिए एक शिक्षक के तौर पर मुझे हमेशा आत्मविश्वास महसूस किया। बच्चों के अज्ञान और उनकी उदारता ने मुझे हमेशा बल दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। रूडिमेंट का मतलब होता है मूलभूत, इंटरप्रेटर का मतलब होता है अनुवाद करने वाला, और कोलोसल का मतलब होता है विराट। तमिल बच्चे जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे उन्हें तमिल बेहद कम आती थी और वह उससे पहचान भी नहीं पाते थे, इसलिए मुझे अपने अक्षर और आरंभिक ग्रामर सिखाना पड़ता था। यह मेरे लिए आसान था। बच्चे जानते थे कि तमिल में बातचीत करने में वह मुझे हरा सकते हैं। जब कोई तमिल बोलने वाला मुझसे मिलने के लिए आता तो वे लोग अनुवाद कर दिया करते थे। मुझे बच्चों द्वारा मेरा अज्ञान खत्म करने में बड़ा आनंद आता था। मैंने अपने अज्ञान को कभी भी नहीं छुपाया। जैसा मैं था वैसा मुझे वह पहचानने लगे थे। मेरी विराट अज्ञानता के बावजूद मैंने उनका प्यार और इज्जत कभी नहीं खोई। बाकियों के मुकाबले मुसलमान बच्चों को उर्दू सिखाना आसान था क्योंकि उन्हें अक्षरों का ज्ञान था। मुझे बस उनमें पढ़ने की एक ललक पैदा करनी थी और उनकी हैंडराइटिंग्स को सुधारना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अनलेटर्ड का मतलब होता है अशिक्षित। ज्यादातर बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी स्कूली शिक्षा भी नहीं हुई थी। मैंने सिखाते सिखाते यह देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो बेहद कम है। ज्यादा काम तो उनका आलस्य छुड़ाने का, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने का और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का था। मुझे इतने काम से आराम रहता था। यही एक कारण है कि अलग अलग उम्र के और अलग अलग विषयों वाले बच्चों को एक कमरे में बिठाकर अपना काम ले सकता था।
टेक्स्ट बुक जिनके बारे में अक्सर हम बातें करते हैं, मुझे उनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने उन किताबों का कभी उपयोग किया भी या नहीं। मैं बच्चों पर किताबों का बोझ कभी नहीं लादना चाहता था। मेरा हमेशा से यह मानना है कि असली टेक्स्ट बुक एक टीचर होता है। जो कुछ हमारे टीचर्स ने हमें किताबों से पढ़ाया वह मुझे बेहद ही कम याद है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने स्वतंत्र होकर पढ़ाया वह मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा टीचर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक को हम पढ़कर शायद उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना एक टीचर हमें समझा सकता है। इसीलिए टीचर अगर उस टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा भी अगर हम समझा दे तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है, और यही कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बच्चे आंखों से उतना अच्छा नहीं सीख सकते जितना अच्छा वह कानों से कम मेहनत के साथ सीख सकते हैं। मुझे ये याद नहीं कि मैं बच्चों को पूरी तरह एक पुस्तक कब पढ़ा पाया था। कई पुस्तकें जितनी भी मैं बचा पाया था मैंने उनके सामने रखा, और मुझे यकीन है कि उन्हें वह आज तक याद होंगी। किताबों में क्या लिखा है ये याद करना उनके लिए कठिन था, लेकिन जो बातें मैंने अपने मुंह से उन्हें सिखाई थी वह आसानी से बता पाते थे। पढ़ना उनके लिए एक चुनौती की तरह था, वहीं सुनना उनके लिए आसान था। अपने सब्जेक्ट को निरस्ता के साथ पढ़ा कर मैं उन्हें कभी भी बोर नहीं करना चाहता था। मैं उनकी प्रश्न करने की क्षमता से यह समझ जाता था कि उन्होंने कितना सीखा है। दोस्तों, लास्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि जिस तरीके के आप क्वेश्चन करते हैं उससे ये समझ में आता है कि आप उस टॉपिक को कितनी अच्छी से समझ पाए हैं। ये था इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।